पुराने समय में लोग सोचते थे कि स्पेस एक लाइन की तरह है, उसके दो एंड्स हैं और बाउंड्रीज हैं, तो टाइम का भी एक अंत है। पर सर स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि लगभग 13.7 बिलियन साल पहले दो नेबरिंग गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो थी। पूरा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में समाया हुआ था। उस वक्त यूनिवर्स की डेंसिटी और स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट था। इसी टाइम को हम अब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल का ये मानना नहीं था कि मैटर पार्टिकल से बनते हैं। उनका ये कहना था कि मैटर कंटिन्यूअस है, तो एक मैटर का पीस बहुत से स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स या बिट्स में डिवाइड हो सकता है, किसी भी लिमिट में नहीं, मतलब अनगिनत या इन्फिनाइट। कभी भी कोई ऐसा मैटर नहीं होगा जो डिवाइड ना हो सके। पर कुछ ग्रीक्स जैसे डेमोक्रिटस ये कहते थे कि कोई भी चीज़ बहुत सारे एटम से बनी है। ग्रीक में एटम का मतलब इनडिविजिबल होता है। एटम्स स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, क्वार्क्स। इन सभी का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जिसे हम एंटी पार्टिकल कहते हैं। एंटी पार्टिकल का सेम मास होता है जितना उनके पॉजिटिव पार्टिकल में होता है। अगर एंटी पार्टिकल और पार्टिकल साथ मिलेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया में बहुत सी प्लैनेट्स या लोग होंगे जो एंटी पार्टिकल्स से बने होंगे। अगर आप अपने एंटी पार्टिकल से मिले तो प्लीज़ हैंडशेक मत कीजिएगा, और वरना आप दोनों या फिर वो दोनों इंसान एक तेज़ लाइट में गायब हो जाएंगे। सर स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि बिग बैंग के 1 सेकेंड बाद यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो गया कि उसका टेम्परेचर बढ़ के 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया। 10 बिलियन मतलब लगभग 1000 गुना ज़्यादा सन के कोर से। अभी यूनिवर्स में फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और उनके एंटी पार्टिकल्स की उनमें उतनी एनर्जी है कि अगर वो कोलाइड हो जाएं तो वो अलग अलग पार्टिकल्स या एंटी पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर लेंगे। बिग बैंग के 100 सेकेंड बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर 10 बिलियन से 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस पर गिर गया था। इस टेम्परेचर पे एक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और वो हॉट अर्ली स्टेज यूनिवर्स की पिक्चर साइंटिस्ट जॉर्ज गैमाओ को दे दी गई। उन्होंने उसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी। वो बुक उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के साथ लिखी थी। उनका नाम था राल्फ आल्फर। ये बुक 1948 में लिखी गई थी। गमाओ ने एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अपनी टीम में ऐड कर लिया था। उनका नाम हंस बेथ था। हालांकि उनके इस टीम ने बस 3 मेंबर्स ही थे, वो खुद यानी जॉर्ज गैमाओ, राल्फ एल्फर और हंस बेथ। उन्होंने अपने ऑथर के लिस्ट को ऐसा बनाया कि वो ग्रीक अल्फ़ाबेट के पहले 3 लेटर्स से मैच करता था। एल्फर, बेथ और गमाओ मैच करते थे एल्फ, बेटा और गैमा से। उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि जो रेडिएशन फोटॉन्स के फॉर्म में है वो बहुत गर्म है। ये वही रेडिएशन है जो पेल्जियाज और विल्सन ने ढूंढी थी 1965 में। उन्होंने ये भी ढूंढा था कि यूनिवर्स का 1/4 का मास हीलियम के फॉर्म में है। जब बिग बैंग हुआ था तब यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था। इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि यूनिवर्स इस तरह शुरू हुआ था। गॉड के एक्ट के अलावा एक साइंटिस्ट एलन गुथ के हिसाब से जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ था तब यूनिवर्स
का रेडियस 1 मिलियन 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 से बढ़ गया, मतलब 1 या 1 के पीछे 30 ज़ीरो। ये तो सिर्फ 1 सेकेंड का बहुत छोटा फ्रैक्शन है। तो हम या सभी साइंटिस्ट इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कम से कम यूनिवर्स अभी पीछे जाएगा करीब 1 बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियंथ 1 सेकेंड का। बिग बैंग के बाद, बिग बैंग के कुछ घंटों बाद हीलियम और लिथियम जैसे एलिमेंट्स की प्रोडक्शन बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ अगले मिलियन साल बाद यूनिवर्स फिर से एक्सपैंड होना शुरू हो गया था। ये अट्रैक्शन कुछ रीजन्स में बंद हो गया था, जिसके वजह से उन जगहों में कोलैप्सेशन होने लगी। उनके कोलैप्स होने के कारण उनका ग्रेविटेशनल पुल उन्हें हल्का हल्का रोटेट करने लगे। जैसे जैसे कोलैप्सिंग रीजन्स छोटे होते जा रहे थे, वो रोटेट भी उतने ही तेज़ करते जा रहे थे। जब वो रीजन स्मॉल हो जाएंगे तब वो फास्ट स्पिन करेंगे, इतना कि वो ग्रेविटी के अट्रैक्शन को बैलेंस कर लें, और इसी तरह रोटेटिंग गैलेक्सीज का जन्म हुआ। दूसरे रीजन्स जो रोटेट नहीं कर पा रहे थे वो ओवल ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो गए और एलिप्टिकल गैलेक्सीज बन गए। इन रीजन्स में कोलैप्सेशन बंद हो गया था, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स गैलेक्सी के अपने सेंटर को ऑर्बिट करते हैं। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये टॉपिक कैसा लगा और ये वीडियो कैसी बनी है, ये दोनों बातें भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और हाँ, आपकी क्या राय है इस बारे में? ये जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में चूज़ किया है, ये कैसा टॉपिक है, और क्या मुझे इसके बारे में और भी अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इसके और भी पार्ट्स बनाने चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।